हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर फैकल्टी फॉर सी सेट। मेरा नाम है अभिषेक अरोरा और हमारी इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कह लीजिए सी सेट की सीरीज में जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैंने जो मेरा पहला लेक्चर है वहां पर मैंने सी सेट का पैटर्न डिस्कस किया है, जिसका नाम यूनिवर्सल रूल्स है। जो सी सेट का मेरा यूनिवर्सल रूल्स वाला लेक्चर है और उसमें मैंने जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस करते हुए पैसेज से कैसे डील करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, उसके मेरे अभी तक के जो निष्कर्ष हैं वो मैंने शेयर किए हैं। और जो यूनिवर्सल रूल्स हैं वो पैसेज से डील करने के क्या यूनिवर्सल रूल्स हैं वो वहाँ एक्सप्लेन किए हैं। बहुत ही शानदार वीडियो बनाए, वो जरूर देखिएगा। दूसरा जो मेरा वीडियो है वो है टेल वर्ड्स वाला, तो जिसमें अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इम्प्लीकेशन, क्रक्स, कोरोलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी जो मैं कीवर्ड्स जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलेवेंट थे या मोस्ट टिके थे वो सारे के सारे मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए हैं और बहुत ही अनूठे अंदाज में, अलग अंदाज में मैंने उसे शेयर किए हैं। और एक एक एग्जांपल दे दे के मैंने वहाँ समझाया और उसके बाद एक एक टेल वर्ड से जुड़ा जो पैसेज है वो मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया। तब मैंने कहा था कि कुछ मिसलेनियस पैसेजेस जो हैं कुछ अलग तरह के होते हैं, वो मैं लेकर आऊंगा। तो उस पर भी आज हम उसके अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और हो सका तो सारे, और क्लास में तो जनरली मैं बहुत सारे पैसेजेस लाइव क्लासेस में मेरे स्टूडेंट्स को करवाता आया हूँ। आज हम कुछ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलेवेंट है वो देखेंगे, हो सका तो सारे देख लेंगे। चलिए बिना देर किए अब हमारा पैसेजेस हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरी अप्रोच ये रहती है कि पहले आपको इस पैसेज को खुद से अटेम्प्ट करना है, तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। जो लोग हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं पैरेलल में, आप हिंदी में पढ़ लीजिए। ऑप्शंस देख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उसके बिना यदि आप देखेंगे तो आप एक दर्शक बनकर बस देख रहे हैं, आपका खुद का डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाएगा अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो। क्योंकि आप कहाँ सही जा रहे थे कहाँ गलत जा रहे थे उसका आइडिया आपको आना बहुत जरूरी। वो छप जाएगा दिमाग में अगर आपने अभी कोई गलती की तो। इवन अगर आपको लगता है कि मुझे काउंटर करना है, आपको मेरी कोई बात जो लॉजिक सही लगा या नहीं लगा, सही लगा तो क्यों सही लगा, गलत लगा तो क्यों गलत लगा, वो भी आप खुद उस स्टेज पे आ पाएंगे अगर आपने खुद से इसे पहले अटेम्प्ट किया होगा तो बिना देर किए मैं मानते हुए कि आप इसे पढ़ चुके हैं, मैं खुद से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, we often hear about conflicts among different states in India over river waters। देखिए, conflict की बात हो रही है किसके बीच में? स्टेट इंडिया के। और किस मैटर क्या है conflict का? वो है रिवर वाटर्स। अच्छा, conflict हो रहा है किसमें? क्या वर्ल्ड की बात हो रही है? नहीं, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। वर्ल्ड पिक्चर से भी गायब हो चुका है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया में भी स्टेट्स, स्पेसिफिक स्टेट्स के नाम अभी नहीं दिए हैं। स्टेट्स में रिवर को, वाटर को लेकर के डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो एक कोड बोलना चाहता हूँ, जो नेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझ जाएंगे कि आइडियोलॉजी हमें यूनाइट करती है और रिसोर्सेस हमें डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, रिवर वाटर से जुड़ा हो सकता है कुछ। ठीक है, ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम्स 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। बोल रहे हैं चलो 20 कितने वाटर सिस्टम है वो गिना दिए भाई, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, उसमें से बता रहे हैं 14, यानी कि 70% तो यही बता रहा है कि देखो मैं 14 में से 20 में से 14 को मैं 70% बोला। तो और बात हो रही है कि 75% पॉपुलेशन जो है, अब 75% पॉपुलेशन के लिए तो मैंने ऑटोमेटिक डेटा माइंड में ले लिया था कि ये 20 का 14 कितना है, 70%। हाँ, 75% पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में। यानी कि ये बहुत बड़ा पंगा है कि भारत में यदि 100% के टर्म्स में 100 लोगों में से 75 लोग जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड, यानी कि वाटर की पंगे चल रहे हैं, कमी है, खींचतान चल रही है, ऐसी जगहों पर रहते हैं। अ थर्ड ऑफ whom live in water scarce areas। अब देखो उसमें भी आगे होता है वाटर स्कैरसिटी। स्ट्रेस्ड होना और स्कैर्स होना, वो बता रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ गई, वो स्कैर्स हो चुका है। उसमें उसके भी 1/3। ओके, यानी कि 75 का 1/3 गिनेंगे, कितना हो गया बताइए, मुझसे मत पूछिएगा। क्लाइमेट चेंज, डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress,
क्लाइमेट चेंज, अब देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ जो वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अरे भाई रिसोर्सेज जितने भी हो, पॉपुलेशन बढ़ेगी वो भी तो इम्पैक्ट डालेगा ना, वो स्ट्रेस करेगा। और आगे बता रहे हैं कि भी इंक्रीज्ड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सरबेट वाटर स्ट्रेस। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एरियाज को भी तो वाटर चाहिए होता है। और जो अर्बनाइजेशन, देखिए अर्बनाइजेशन जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने पढ़ाया हुआ है इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स में, तो अर्बनाइजेशन में मैं एक डेटा बोलना नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा खुद से सर्च कीजिए कि भारत की जो 2011 का जो सेंसस है उसमें आप, मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, मुझे डेटा याद भी है, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद से सर्च कीजिएगा। आप बस इतना देखिएगा कि जो रूरल पॉपुलेशन कितनी है और अर्बन पॉपुलेशन कितनी है। अब आप कुछ कुछ अंदाजे से परसेंटेज बोलने भी लगोगे तो भी बोलूंगा, आपको इतना तो पता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और अर्बन पॉपुलेशन कम है, पता है ना आपको। चलिए कहानी यहाँ नहीं है, अर्बनाइजेशन समस्या क्यों बना हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगा, कभी अर्बनाइजेशन आपको पढ़ानी क्यों ना बताइए, और पढ़ाया तो बता दूंगा। बस इतना जानिए कि समस्या कहाँ है अर्बनाइजेशन में। अरे भाई लोग गांव से निकल के अगर शहरों में आ जाए तो क्या समस्या हो सकती है, कुछ समस्या हो सकती है क्या? मेरे एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि समस्या ही समस्या है ना? समस्या क्या समस्या है? आप बस इतना पता कीजिएगा कि जो ग्रामीण एरिया है वो हमारी कंट्री का जो जोग्राफिक रीजन है उसको अगर मैं 100% मानूं, तो उस 100 के टर्म्स में, यानी 100 के टर्म्स में शहरी एरिया कितने परसेंट है और ग्रामीण एरिया कितने परसेंट है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि अर्बनाइजेशन समस्या क्यों है। खुद से सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करना है? अर्बन पॉपुलेशन तो चलो समझ में आ गया, और रूरल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की बात की। अब जो शहरी एरिया कितना है और जो ग्रामीण एरिया कितना है वो पता कीजिएगा, तो आपको ऐसा कुछ आइडिया आएगा कि भाई एक कम जगह में बहुत ही ज्यादा लोग ठूस दिए गए हैं। जो दिल्ली एनसीआर के बारे में कहा जाता है कि शायद 2030 तक 40 मिलियन जो है पीपल वहां पर रह रहे होंगे। 40 मिलियन मतलब कि 4 करोड़, दिल्ली एनसीआर रीजन में, ऐसा एक डेटा मैंने देखा था। तो समस्या क्या है कि छोटे से स्पेस में कई सारे लोग ठूस दिए जाएं, समस्या वहां आती है। क्लाइमेट चेंज, डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सरबेट वाटर स्ट्रेस। ठीक है, वो बढ़ा देंगे वाटर स्ट्रेस को। यानी वाटर स्ट्रेस को कौन कौन बढ़ाएगा वो भी दे दिया कि पहले तो क्या समस्या है वाटर की वो बता दिया, उस वाटर स्ट्रेस को कौन बढ़ाएगा वो बता दिया। आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में ले आए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फ्रेमवर्क दे के रखा है क्या कि वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो 3 लिस्ट है कहां से आई है, क्या कुछ 1935 का कुछ है क्या इसमें एंगल, पता कीजिएगा। तो जो ये 3 लिस्ट होती है उसमें स्टेट लिस्ट की जो बात हो रही है कि वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि पॉलिटी का टॉपिक है, वो पॉलिटी में समझाया जाएगा। तो बात हो रही है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, देखो, एंड दैट नॉट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, यानी कि बात हो रही है कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, बस उसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर इंटर स्टेट अगर एंगल आ चुका है तो फिर यूनियन बीच में आ जाएगा, ठीक है, कि भाई उसका रोल है, लेकिन ओवरऑल तो स्टेट सब्जेक्ट है वाटर। Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states। अब बोल रहे हैं कि जो उनके जो बैलेंस स्थापित करने की बात हो रही है, जो कंपीटिंग जो हैं वाटर को लेकर जो compete कर रहे हैं स्टेट्स, उनमें बैलेंस स्थापित करने की बात हो रही है, और कह रहे हैं कुछ कंपीटिंग है, इंश्योरिंग बैलेंस, ठीक है, इंश्योरिंग बैलेंस है, ये समझ लीजिए कुछ मेन बात आई, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्यूशन की बात आ रही है कि भाई हमें बैलेंस इंश्योर करना रहेगा, ठीक है। कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेकहोल्डर्स, बेसिन बेस्ड अप्रोच टू अलोकेट वाटर अमंगस्ट कंस्टिट्यूएंट रीजन एंड स्टेट्स, यानी बेसिन जो होता है, जो वाटर एरिया, जो रिवर जो ड्रेन करती है, जो पूरा जो मुद्दे की बात है, पूरा जो बेसिन एरिया होता है उसके आधार पर कुछ करने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो
बैलेंस बनाना है उसके आधार पर, ये कहा जा रहा है। Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria such as specificities of river size, specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. while ensuring the environmental needs of the rivers and aquifers. अब देखो क्या आगे तो क्या दे के रखा है कि फ्रेमवर्क क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, उसका जिक्र कर दिया है। उसको आपको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ये बस हिंदी ट्रांसलेट करना है तो हिंदी वाला ही पार्ट देख लीजिए, ठीक है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई किस तरह से हम फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे फेयर शेयर ऑफ वाटर कैसे अलोकेट करेंगे, उसका पूरा आगे पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है। चलिए आगे आते हैं। Which one of the following statements best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders? बात हो रहे हैं, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी जितने भी स्टेटमेंट्स है उसमें से रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, मुद्दे की बात है ये इमीडिएट एक्शन। कौन सा इमीडिएट एक्शन हमें लेना है, एक्शन में भी कैसा इमीडिएट एक्शन, ठीक है। A national pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made। मैंने आपको बताया था कि फेयर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी बात हो रही है, इंश्योरिंग कि भाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी बात हो रही है। तो ये तो बात हो रही है, और कैसे करेंगे वो भी बात हो रही है, वो भी पूरा जिक्र वहां पर पैसेज में कर दिया गया है। और रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाइफर्स क्रिएटेड। देखो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना, किस तरह से ना करना, कहाँ पे वाटर को होल्ड करके रखना है, कहाँ पे छोड़ना है, कुछ कुछ उसकी बात हो रही है। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। देखिए जो गलत था बी हो गया, सी जो है वो भी गलत हो चुका है, क्योंकि अगेन यहाँ पे फ्रेमवर्क की बात हो रही है। पैसेज का अगर कोर अगर मैं कहूँ तो वो फ्रेमवर्क है कि इंश्योरिंग जो कि भाई जस्टिस हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन बीच में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, सरकारों की बात कर ली कि भाई बेसिन बेस्ड अप्रोच है, या हमें पूरा आइडेंटिफाई करना रहेगा उसके स्टेक होल्डर, उनकी जरूरतों को। वो फ्रेमवर्क के बिना पूरा कोई क्राइटेरिया रखे बिना कि इस जगह के आधार पर ये क्राइटेरिया होगा, जब तक वो क्राइटेरिया नहीं होगा वो हो ही नहीं सकता। कई सारे क्राइटेरियन जो है उनको बनाने रहेंगे टू मिटिगेट, यानी क्राइटेरिया उन्हें बनाना रहेगा टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। अब बोल रहे हैं वाटर, यहाँ बोल रहे हैं वाटर क्राइसिस को हमें घटाने के लिए क्या एक्शन लेना रहेगा, जो मतलब ये इमीडिएट एक्शन क्या होगा, ये जो इमीडिएट एक्शन की बात हो रही है ना कि टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। तो ये तो वो बात बोल रहे हैं कि भाई वाटर क्राइसिस घटानी है तो एग्रीकल्चर को बोलो और इंडस्ट्री को बोलो कि अपनी वाटर नीड्स घटाओ। क्या मजाक चल रहा है। बात अगर मैं आपसे कहूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी घटने लगे, तो मैं बोलूं कि लोगों को बोलूं तुम खाना छोड़ दो, खाना कम कर दो, तुम बहुत खा रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दो, ईट हेल्दी, ये दिस दैट, और 10 तरह की बातें करना शुरू कर दूं। भाई ईट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना भाई। चलो हेल्दी भोजन की परिभाषा तुमने बना दी, उसको तुमको खाने के लिए भी तुम्हारे पास होना तो चाहिए ना। ऊपर से वो जो हो भी तो भी तुम कहो उसको कम कर दो। अरे भाई तुम कहते हैं ना कि जैसे कि पिछले समय में ये चीजें हो चुकी है सॉल्यूशन के तौर पे कि भाई हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बातें करेंगे, हम बात करेंगे हाई यील्डिंग वेराइटीज की, हम इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करेंगे, हम वेस्ट रिडक्शन की बात करेंगे, हम जितनी भी बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन मिले उसकी बात करेंगे, हम एमएसपी से जुड़ी चुनौतियों को कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करेंगे, हम फार्मर्स के क्या कंसर्न है उसे दूर करने की बात करेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे खाना कम कर दो या खाना छोड़ दो। तो ये जो बात हो रही है टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वी डिमांड सेक्टर्स ऑफ सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड के भाई डिमांड ऑफ वाटर डिमांड, उसकी डिमांड घटा दो। ये क्या लॉजिक हुआ तुम्हारा, प्रॉपर जिसको जरूरत है उसको दो, जिसको जरूरत नहीं है उसके आधार पे कम करो।
जनरल स्टेटमेंट के तौर पे तुम क्या बोल रहे हो? A national pragmatic legal and policy framework of water allocation should be made. डेफिनेटली यही हमारा सही ऑप्शन है, पढ़ते के साथ ही आइडिया आ गया था और यही सही है। और कैसे? पैसेज के आधार पे। चलिए, पैसेज पढ़िए। मैं मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया है और इसे पढ़ लिया है। हिंदी में भी देखिए। ऑप्शंस हिंदी में देख लीजिए। मैं मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया है और खुद से अटेम्प्ट किया है और अब हम इसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, इन इंडिया यानी कि हमारे देश की बात हो रही है। While the unemployment rate is frequently used to measure poor performance of the economy, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट किससे कैलकुलेट करते हैं, वो एक इकोनॉमी का इश्यू है। आप उसे देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में। और इकोनॉमिक्स जब आप स्टडी करेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा। अगर हो सका तो मैं भी देखूंगा पढ़ाने का, यदि मेरा प्लान हुआ तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको यूज किया जाता है कैसे कि भी देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी दर ऐसी बढ़ गई वैसी बढ़ गई कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है आपकी अर्थव्यवस्था है, देखो अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस काफी पुअर है। देखो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात कही जाती है ना कि देखो जॉब जनरेट नहीं हो रही, वो तो एक जेन्युइन कंसर्न है। बट पैसेज ये कहना चाह रहा है। अब पैसेज इस बारे में बात करके कुछ किसी और हमें ले जाना चाहता है। पैसेज पहले ये हमें बता रहा है ऑथर, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कैसे देखते हैं कि इकोनॉमी के पुअर परफॉर्मेंस का मेजर के तौर पे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है तो बोलेंगे देखो इकोनॉमी कैसा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। या अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो बोलेंगे देखो और वर्सन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और हो सकता है इकोनॉमी अच्छा करे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिरे, वो एक अलग बात है। लेकिन बात हो रही है कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी के साथ लिंक करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आगे बोल रहे हैं अंडर कंडीशंस ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट। अब देखो बोल रहे हैं कि जो कॉलेज इनरोलमेंट है और स्कूल इनरोलमेंट है वो राइजिंग यानी कि बढ़ रहा है। एरो अप बन रहा है। ये टैबलेट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो हाँ बोल रहे हैं कि जो राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर। बता रहे हैं कि भाई जो स्कूल और कॉलेज में एनरोलमेंट तो बढ़ रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग। एक्चुअल डेटा क्या है, अभी का डेटा क्या है वो पता नहीं, लेकिन जब पैसेज आया था तो या कह लीजिए ये जो भी ऑथर है उसने जो ये पैसेज लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो स्कूल जो है और कॉलेज है वहां पे एनरोलमेंट यानी लोगों के एडमिशन एक्सेट्रा बढ़ रहे हैं। इट्स पेंट्स इन एक्यूरेट पिक्चर। ये एक एक्यूरेट नहीं अर्थात इन एक्यूरेट पिक्चर बता रहा है। द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers। अब देखो ये जो कहना चाह रहा है वो कुछ ऐसा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रिपोर्ट हुआ है वो इस तरह से कि यंगर जो नए नए जो लड़के आ रहे हैं या लड़कियां, मतलब लड़के बच्चे नए नए लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं, यंगर इंडियंस जो हाई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें थोड़ा रुक जाते हैं तो थोड़ा बेहतर पे मिल जाए फिर ही हम ज्वाइन करेंगे। तो जो काम उनके हाथ में आ सकता था उसको छोड़ करके वो कुछ बेहतरी की उम्मीद में वहां पर लगे रहे। तो एट प्रेजेंट वो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि उनको काम मिल नहीं रहा है, वो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। बट हो सकता है वो थोड़ा पेमेंट वाला सैलरी वाला एंगल हो, या जरूरी नहीं सैलरी। यहाँ पे बोला है कि राइट जॉब यानी कि वो जैसी चाहते हैं ऐसी नौकरी। हो सकता है सैलरी अच्छी हो लेकिन वो जॉब जो चाहते हैं वैसी उनको ना मिल रही हो। द अनएम्प्लॉय और देन देयर ओल्डर पीयर्स, ये जो देख रखा है ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। अब बोल रहा है कि जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एक्सेट्रा के जो लोग हैं
और राइजिंग एजुकेशन लेवल जो है, अब एक्चुअली क्या बताना चाह रहा है कि जो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, यानी कि लोगों ज्यादा से ज्यादा एजुकेट होते जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि भाई ये इन्फ्लेट, इन्फ्लेट का मतलब बढ़ा देना, इन्फ्लेशन सुनते हैं ना आप, कि उसको फुला रहा है, उसको बढ़ा रहा है, किसको, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े चैलेंजेस को, अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े चैलेंजेस को कौन बढ़ा रहा है, कि जो राइजिंग एजुकेशन लेवल्स। तो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो ऐसे एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वो चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ही जगह पे वो काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ पैसेज में बता रहे हैं कि भाई उससे क्या हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ये क्या कहना चाह रहा है ऑथर का जो पैसेज में, उस पर हम आते हैं, पर उससे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। Which one of the following statements most likely reflect as to what the author of the passage intends to say? देखिए ऑथर कहना क्या चाहता है, एक तरह से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही हुआ, लेकिन इसको मिसलिनियस अलग तरह के पैसेज में मैं लेकर आया हूं। देखिए बात हो रही है, ऑथर जो मुझे समझ में आया है कुछ कह रहा है कि जो बेरोजगारी एक्चुअली इस नहीं इस वजह से है, ऐसा कुछ वो कहना चाह रहा है। ठीक है, एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। देखो व्यक्तिगत तौर पे आपको ये सही लगे कि आपके अजम्पशन या आपके जो भी आपने फील्ड पे देखा हो उस आधार पे कि यार स्कूल और कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन इतना नहीं मिल रहा, या बहुत कम स्कूल ऐसी होंगी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा होगा, बहुत कम कॉलेजेस होगी वो, लेकिन क्या पैसेज में ऐसी कोई बात कही गई? अगर पैसेज बोल रहा हूँ ना कि स्कूल तो मतलब कहते हैं ना स्कूल में तो भगवान के दूत आके पढ़ा रहे हैं और वो भगवान की बनाई हुई सारी जगहें हैं, पैसेज जैसा कह रहा हो तो हम कहेंगे अरे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज। जो पैसेज का ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है ना, बात वो हो रही है, तो पैसेज में स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा ये नहीं कहा गया है, राइजिंग एजुकेशन लेवल कहा गया है। ठीक है, बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन बुरा कर रहा है या स्कूल में नहीं मिल रहा, वो तो पूरी तरह से गलत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग इंडियंस। देखिए बी को मैं मार्क करता हूं, हम आगे आते हैं। There are no labor intensive industries to accommodate the huge number of unemployed people। देखो पैसेज में जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है या नहीं है, अरे दोनों में ही मैं कोई अपना मत नहीं बना सकता क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा यह पैसेज नहीं है। ये भी गया, कुछ भी दे के नहीं रखा ना। चलो मान लो मुझे बोलना हो कि हाँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इतनी है या नहीं, हो तब भी और ना हो तब भी पैसेज में ईश्वर एक मोमेंट के लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ दे के नहीं रखा ना, पैसेज इस बारे में है, तो मैं कैसे कुछ भी अंदाजा लगाऊंगा कि ऑथर क्या ऐसा कुछ कहना चाहता है या नहीं कहना चाहता, ये सब तो मिसिंग है। एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो चाहे देखो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाओ कि इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, बाहर क्या तुम नौकरी ढूंढने जाते हो, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है ना, तो ये पैसेज ऐसा क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई पैसेज कह रहा है कि एजुकेशन लेवल बढ़ चुका है लोगों का, या एनरोलमेंट बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो जो यंग लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा चाहिए रहता है कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा हम बेहतर जॉब पा लेंगे, तो उस चक्कर में वो काफी ऐसा बता रहा है कि भाई इन्फ्लेशन का नंबर, सॉरी हाँ वो अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर है वो इन्फ्लेट होता जा रहा है, यानी वो ऐसा बता रहा है कि बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन। एक्चुअली जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही हो, पैसेज के आधार पर, मैं कोई डेटा रिफर करके नहीं कह रहा हूँ, पैसेज में ऑथर जो कहना चाह रहा है उस आधार पे, तो हमें और पैसेज पर ये नहीं बोल रहा ना कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने तो भी वो एम्प्लॉयड होंगे तो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं दिखेगी। वो अगर मार्केट में जा करके कहीं किसी फर्म, कहीं किसी भी जॉब में, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे, चलिए फॉर्मल सेक्टर जहां पे भी वो काम करेंगे, तो वहां पे भी तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं ही दिखने वाले हैं ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कहीं जाकर काम कर रहे हो, वो उससे कोई इश्यू नहीं है। ऑथर जो है ये कहना चाह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पायरेशंस ऑफ यंग इंडियंस। मुझे याद है कि शायद राकेश झुनझुनवाला जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अब ये तो मुझे याद आ गया इससे मिलता जुलता, उसमें वो कह रहे हैं कि
आप मुंबई जैसी जगह पर आपको ये जो ड्राइवर्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं, चाहे आप कितनी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो क्योंकि लोग जो हैं फॉर्मल सेक्टर में या जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हैं उसी रिलेटेड वो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, ऐसा राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था। कुछ केसेस में ये बात सही भी हो सकती है लेकिन हर केस में तो नहीं। लेकिन बात यह है कि पैसेज का जो ऑथर है वो ऐसा कहना चाह रहा है, क्योंकि हर कोई तो कहीं पे जाकर ऐसा तो नहीं है कि हर कोई कोई जो स्कूल कॉलेज में पढ़ के आया है। हाँ, आजकल तो फैशन हो गया है कि ऐसे फोटो डालना है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कि कोई ठेला लगाकर खड़ा है कि हम ये पर्टिकुलर हमारा हम ये करते थे और हम इस फील्ड में आ चुके हैं, तो ये तो शायद अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज बन रहे हैं, वो एक अलग बात है। और एक समय में जब कहा गया था कि ठेला वाला जो है वो काउंट होता है या नहीं होता, उस पे भी काफी जोक्स या मीम्स बने थे। ठीक है, अच्छी बात है, बट बात यहाँ पे हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसा कहना चाह रहा है इस पे। अब यूपीएससी में पैसेज जो दिया गया है अच्छी बात है, यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है, तो हम इसको टिक करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि नहीं रोजगार नहीं है या सरकारें दोषी हैं। वो आपको भले कितना भी लगता हो लेकिन आपको यहाँ पे तो यही टिक करना रहेगा। और रहा सवाल ये है सेल्फ एम्प्लॉयड से याद आया, कुछ जो कंटेंट के नाम पे आप ऑनलाइन जो देखते होंगे कि क्या क्या और किस किस हद तक जाके लोग कंटेंट बना रहे हैं, और उसमें तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका दोष नहीं है, वो अभी-अभी जानवर से इंसान बने हैं, पशु योनि छूटी है, मनुष्य योनि मिली है। उनको क्या है कि यहाँ मनुष्य योनि में जो एक व्यवस्था से सही तरीके से जीना होता है, उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई उनको ऐसा होता है समझ में आ चुका है कि मनुष्य योनि में तो व्यवस्था से जीना है, तो वो तो वही लौट कर वो पशु योनि की वहीं पे जाने वाले हैं, है ना? तो अच्छा है ना भाई, बायोडायवर्सिटी के लिए भी तो अच्छे है ना वो लोग। हम लोग कहते हैं ना कि भाई बायोडायवर्सिटी घट रही है। एक जो नारा था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, वो था गो बैक टू वेदास। वेदा अर्थात ज्ञान, ज्ञान की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो अर्थात ज्ञान की ओर लौटो। और एक जो नारा है वो इन लोगों का हो सकता है कुछ कि गो बैक टू समथिंग। तो गो बैक टू कई जो मैं कहूँगा कि जो अच्छे मैं कहूँगा एनिमल से जुड़े जो अच्छे संगठन हैं, तो उन वो तो आपकी अच्छे से केयर करेंगी जब आप लोग पशु योनि की ओर चले जाएँगे। तो अच्छी बात है कि चलिए आप मनुष्य योनि की ओर बने रह के और उन्नति करना चाहें, अपनी मुक्ति मोक्ष की ओर जाना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यदि पशु योनि पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हैं। मनुष्य योनि में तो एक अच्छी व्यवस्था से एक सही वे ऑफ लाइफ अपना करके जीना होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। बाकी अब बायोडायवर्सिटी के लिए तो कुछ लोग ऐसे अच्छे ही हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ भी जाके कर रहे हैं, जिनको पशु योनि की ओर जाना है। उनका तो एक ही नारा है कि भई इंसान ना बनेंगे दोबारा। तो उनको तो मनुष्य योनि में रहने में इंटरेस्ट नहीं है। तो उनकी लाइफ, उनकी मर्ज़ी, देयर लाइफ देयर फूल्स आई मीन रूल्स जो भी, वो जा सकते हैं जहाँ पे भी उनको जाना है। मनुष्य योनि में आए हो तो मनुष्यों की तरह जी लो। चलिए, अब जो ये पैसेज है आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको हिंदी में भी दिखा दिया था। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज़ किया और खुद से अटेम्प्ट किया है। अब हम इसे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। The last end of the state is not to dominate men or nor to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. Okay. बात हो रही है द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन। देखो स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट का काम मैन को, अर्थात मैन से मतलब यहाँ पर जनरल केस में है, ऐसे तो ह्यूमन बोल सकते थे, बट बात हो रही है कि भी मैन यानी कि इंसान, यहाँ पे मनुष्य इंसान के तौर पे इसकी बात हो रही है कि उनको डोमिनेट नहीं करना है कि भी उनको हम डरा धमका रहे हैं। बात हो रही है कि फ्री ईच मैन यानी हर किसी को फ्री करना है। वुमन जो है, औरतें भड़किएगा नहीं, ये मैन एक जनरल टर्म्स में कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। fear that he may live and act with full security and without injury to himself
और हिज नेबर। तो यहाँ पे तो इस पैसेज वाले ने तो पूरी लिबर्टी दी है मैन मैन लिख लिख के, क्योंकि इसको ये डर था ही नहीं कि औरतें आके इस पैसेज को लिखने वाले की धुलाई कर सकती है कि भाई तुम मैन मैन क्या बोले जा रहा है। कुछ तो औरतों का ऐसा सुनने में आता था कि उनको ये वुमेन जो है, ये विमेन, ये जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं भाई, इसकी स्पेलिंग तक पसंद नहीं है। वो कुछ चाहती हैं कि WOMYN कर दो, हमको ये चाहिए नहीं इधर से। तो वो मैन को एलिमिनेट करना चाहती है। पुरुषों सावधान हो जाइए। हाँ, तो बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो मैन, हाँ इधर वीमेन ह्यूमन सब, कि भाई जो ये इसने पूरी लिबर्टी लिया लिखते टाइम कि भाई बिना डरे इसने, ऑथर ने ये लिखा और वो यही कह रहा है कि भाई मैन को फियर से फ्री हो जाना है, पूरी सिक्योरिटी मिलनी है, और विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर, कि भाई हमें बिना किसी डर के और बिना किसी इंजरी के हम अपना मत रख सकते हो, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। द एंड ऑफ द स्टेट, आई रिपीट, इज नॉट टू मेक रैशनल बींग्स इनटू ब्रूट बीस्ट्स एंड मशीन्स। बोल रहे हैं कि भाई बीस्ट और मशीन्स नहीं बनाने हैं हमने। और देखो बीस्ट जो होते हैं कि भाई खूंखार, जो भाई हिंदी में देख लेते हैं, लिखा ना बुद्धिहीन पशु बुद्धि और ठीक है। और बात हो रही है और मशीन्स भी नहीं। अब देखो मशीन्स यानी कि हम देखते हैं ना कि भाई कोई मशीन हो चुका है, भाई जो बोलो मैं कर दूंगा या कर दूंगी, वो आप जो बोलो वैसा कर देंगे। वो अपना अपना खुद का माइंड वो अप्लाई नहीं करते हैं। तुम बोलो बस वही करेंगे। भाई आप खुद का माइंड भी तो अप्लाई करो ना। आप किसी दूसरे के कहने में क्यों चलते हो, आप खुद का भी माइंड अप्लाई करो। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और वो कब होगा कि जब तुमको लिबर्टी, तुमको छूट छाट मिलेगी। मैं तो आपको सीधा आंसर ही बता चुका हूँ, बट छूट छाट मिलेगी काफी। बोल रहे हैं कि भाई और एक खूंखार यानी एकदम, ये दोनों ही एक्सट्रीम है। आप बीस्ट बन चुके हैं, बुद्धिहीन पशु, और एक तरफ आप मशीन बन चुके हैं। दोनों ही जगह पर आप एक्सट्रीम में आ चुके हैं। इट इज टू इनेबल देयर बॉडीज एंड देयर माइंड्स टू फंक्शन सेफली। बॉडी, तुम सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, तुम्हें फंक्शन सेफली करना है। माइंड, यहाँ पे माइंड कहा गया है, ऐसे सोल भी कहते हैं। तो बात हो रही है कि भाई आपका माइंड जो है सही से फंक्शन करे, तो उसके लिए तुमको लिबर्टी यानी छूट छाट मिलनी जरूरी है। मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ सीधा इधर। इट इज टू लीड men to live by and to exercise a free reason that they may not waste their strength in hatred, anger and guile। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई फ्री थिंकर बनो, ताकि तुम लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, तुम नफरत पाल के नहीं बैठोगे, तुम गुस्सा पाल के नहीं बैठोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉर एक्ट अनफेयरली टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि फेयर बिहेवियर करोगे, अनफेयरली नहीं। अनफेयरली यानी कि भाई मान लो कोई मशीन बना पड़ा है मेरे पास, मैं बोलूं कि जाके उसको फलाने को ये सजा दिया। अरे भाई वो जो है वो उसको सजा देना बनता है नहीं बनता है, क्या सजा देने का अधिकार भी तुमको है या नहीं है, ये 10 तरह की बातें चेक की जाएगी। अगर वो अपना माइंड अप्लाई करता है तो वैसे सोचेगा ना, वरना क्या होगा, वरना तो वो तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो बात हो रही है कि वो फेयर और अनफेयर का अंतर कब कर पाएंगे, जब उनको छूट छाट मिली होगी। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। अब बोल रहे हैं अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। चलो अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट क्या है, पर एक चीज जो बोल रहे हैं कि बेस्ट एक्सप्रेसेस, कहानी यहाँ पे है, यानी इनमें से एक से ज्यादा टर्म्स सही हो सकते हैं नीचे, जो इस पैसेज का जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो कि भाई अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का। ठीक है, हमें तो जो सबसे ज्यादा अच्छा है उसको चुनना है। पर्सनल सेफ्टी, अच्छा तो कोई इंसान गलत काम भी कर रहा हो या मशीन या बीस्ट भी बना बैठा हो तो उसको भी तो पर्सनल सेफ्टी दी जा सकती है। हेल्थ एंड बॉडी ऑफ द माइंड, ये तो अच्छी बात है कि हाँ इसकी बात तो की गई है। क्या ये बेस्ट है, ये जानने के लिए मैं दूसरे के साथ मुझे कंपेयर करना रहेगा। गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। कम्युनल हार्मनी, चलो कम्युनल हार्मनी की भी बात की गई है ना, कि एक तरह से बिटवीन द लाइंस के हेट्रेड नहीं होगा, एंगर नहीं होगा, तो लोग मिलकर रहेंगे मिलजुल कर। लेकिन पैसेज किसके आगे पीछे घूम रहा है कि हमें लोगों को बिना डर के, कि भी आप अपना ओपिनियन, कब कोई गुंडा मवाली आके खड़ा हो डराएगा धमकाएगा तो आप क्या करोगे, आप उस गुंडे मवाली से बच भागने के लिए भाई आप क्या करोगे। भाई मान लीजिए आपने कहीं पे कोई ट्वीट कर दिया या आपने कोई वीडियो डाल दिया
और आप कोई आपको डराए धमकाए, और आप ऐसा भी नहीं है कि उसको आपको डिलीट कर देना कानूनी रूप से जरूरी हो, लेकिन फिर भी आप प्रेशर में आकर आपको खुद से लगे कि भाई आपसे कुछ गलती हुई, आप डिलीट कर दो, आप पीछे हट जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन अब आप डर के मारे पीछे हट कर रहे हो, तो ये एक तरह से तो यही हुआ ना कि भाई आप को लिबर्टी नहीं मिली हुई है, आप एक मशीन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको लिबर्टी मिली है तो आप अपने आधार पे चलेंगे, तो आप एक मशीन के तौर पर बिहेव नहीं करेंगे, आप डर के बिहेव नहीं करेंगे, तो आप बेस्ट एक्सप्रेस करोगे खुद को, काफी निखर कर और काफी उभर कर आओगे आप, अगर आपको डर नहीं होगा, आपको पूरी छूट छाट मिलेगी, तो इसको कहते हैं लिबर्टी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये लिबर्टी भी आपको एक फ्रेमवर्क के भीतर मिलती है। तो चाहे वो फ्रेमवर्क आपको रिलीजियस जगहों पे देखने को मिलता हो, जो रिलीजियस एंगल्स है वहां पर, या कह लीजिए कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है, लीगल फ्रेमवर्क हो, सोशल फ्रंट हो, किसी भी फ्रंट पे, हाँ मैं फ्रंट बोलना चाह रहा था, तो आपको जो लिबर्टी मिलती है वो भी कुछ स्टेब्लिश फ्रेमवर्क के बीच में मिलती है। तो ये हमारा आंसर था। चलो, चलिए ये पैसेज भी अब हम देख लेते हैं। आप पहले इसे खुद से अटेम्प्ट कीजिए। मैं मान लेता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया है और खुद से अटेम्प्ट कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूं। रियली आई थिंक दैट द पुअरेस्ट ही दैट इज एन इंग्लैंड हैज अ लाइफ टू लिव as the greatest he, and therefore truly I think it is clear that every man that is to live under a government ought first by his own consent to put himself under the government। अब बात हो रही है कि देखो पैसेज में अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। बात हो रही है कि देखो पुअरेस्ट ही, अब भाई तुम ही और मैन के आगे पीछे ही क्यों घूम रहे हो, दे भी तो लगा सकते थे, ह्यूमन भी तो लगा सकते थे, लेकिन एक जनरल टर्म्स में मैन बोला जाता है। जैसे चेयरमैन तो कुछ लोग बोलते हैं, चेयर वुमेन कुछ लोग बोलते हैं, चेयर पर्सन। ठीक है, तो रियली मुझे ऐसा लगता है कि जो पुअरेस्ट हो, जो काफी पुअर से भी पुअर हो, या चाहे रिच से भी रिच हो, ये कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट के अंदर जो भी लोग आए हैं, वही बात हो रही है। इट इज क्लियर दैट एवरी मैन दैट इज टू लिव अंडर अ गवर्नमेंट ought फर्स्ट बाय हिज ओन कंसेंट टू पुट हिमसेल्फ अंडर द गवर्नमेंट। यानी सबसे पहले तो उसकी कंसेंट ली जाएगी कि तुम इस गवर्नमेंट के अंडर आना चाहते हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कि आपको गवर्न किया जाएगा, आपकी पहले कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद बिना कंसेंट लिए नहीं। And I do think that the poorest man in England is not at all bound in a strict sense to that government that he has not had a voice to put himself under। पूरा यानी कि पुअर से पुअर पर्सन भी हो, वो कोई ऐसा बंधा हुआ नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस में कि उसको सीधा गवर्नमेंट के अंडर लाया जा सके, यानी उसका आवाज सुनी जाएगी, उसके बाद उसको लाया जाएगा। चलो, द अबोव स्टेटमेंट आर्ग्यूज फॉर, यानी क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है, रूल ऑफ द पुअर। अरे भाई नहीं, मैंने ऑप्शन सी पे सीधा आ गया। अरे भाई पुअर हो या रिच हो, पैसेज बोल रहा है कि गवर्न आपको किया जाएगा आपकी कंसेंट के बाद। एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द रिच नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली टू ऑल। अरे भाई ये पैसेज इक्वलिटी या इनइक्वलिटी के आगे पीछे नहीं घूम रहा है। पैसेज एक तरह का बोल रहा है कि भी आपकी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद आपको गवर्न किया जाएगा, आप गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो। ठीक है, रूल अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नड, गवर्नमेंट नहीं, हाँ रूल अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, ये सही आंसर है। ओके, तो चलिए इसके आगे मेरे ख्याल से अब कोई पैसेज है नहीं, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आगे भी और अच्छे खासे वीडियोस आने तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।